हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। 5 राज्यों के नतीजों और आगामी चुनाव पर चर्चा हुई है। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी बैठक में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। 5 राज्यों के नतीजों और आगामी चुनावों पर चर्चा हुई है। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी बैठक में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल हुए और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। Lots of deliberations took place in the Congress Working Committee in a free and frank fashion. Congress Working Committee deliberations and every single sentence spoken by every honorable member of the CWC is not open to media and outside friends. The conclusion of the deliberations of the Congress Working Committee have been read out to you by the Honorable General Secretary Organization Shri K.C. Venugopal, Hindi version of which I read out for you. One thing every single member of the Congress party was unanimous upon, that only and only they have absolute faith in the leadership of Shrimati Sonia Gandhi, and Sonia Gandhi ji shall continue to lead us until the conclusion of में रहा कि जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में उसकी समीक्षा हुई और उसके बाद ये कहा गया कि किस तरह से हम अपने जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह भरें, उनमें नई ऊर्जा भरें और उनको तैयार करें कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों में और जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी करें। वो ब्रीफिंग होगी जॉर्जिया, लेकिन सबने कहा कि सोनिया जी नेतृत्व तो करती रहे। तो सोनिया जी नेतृत्व करती रहेंगी सर। कोई रेजिग्नेशन की भी बात हुई है? नहीं, रेजिग्नेशन कोई बात नहीं, नेतृत्व करते रहने के लिए। सोनिया गांधी will continue as an interim president? Yes. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्यसभा सीट को लेकर अब तक कोई दावेदारी नहीं हुई है, न ही इसकी चर्चा हुई है। इसके अलावा उन्होंने नया रायपुर में किसान की मौत पर कहा कि परिजनों को मुआवजा दिया गया है। सीएम भूपेश ने कहा कि किसान धरने में आए थे और उनकी तबीयत कैसे बिगड़ी, इसे लेकर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। डोगरगांव में किसान आत्महत्या मामले पर सीएम भूपेश ने रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब उन्हें किसानों की सुध क्यों नहीं आई। इसमें अभी कोई दावेदारी नहीं है और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। जो सामान्य जो मुआवजा है, क्योंकि वो धरने में आया था, किस प्रकार से उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, उसकी जांच के आदेश दिए अधिकारी स्तर पर। रमन सिंह जी को जब मुख्यमंत्री थे तब एक बार भी सुध नहीं आई, एक बार भी कभी मिलने गया किसी किसान परिवार से। खैरागढ़ उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रत्याशी चयन के लिए आज शाम तक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने वाली है, जो बहुत जल्द खैरागढ़ पहुंचकर वहां के स्थानीय पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। इधर कांग्रेस भी प्रत्याशी चयन के लिए जल्द बैठक करने वाली है। कांग्रेस और भाजपा दोनों खैरागढ़ उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। 2018 के चुनाव में जेसीसीजे के प्रत्याशी देवव्रत सिंह यहां से विधायक बने थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, अब कांग्रेस चुनाव की तैयारी में जुटेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बीजेपी पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ेगी। वो भी चुनाव हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो 5 राज्य चुनाव उसी के साथ हो जाएगा, लेकिन अब निर्वाचन आयोग का जो फैसला है
उसके बाद है तो फिर चुनाव में तो लगना ही है, एक उपचुनाव में। खैरागढ़ उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे गंभीर है और गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। बहुत कम अंतराल से इस चुनाव में हम पीछे रहे हैं। तैयारी में सभी कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। अपेक्षित परिणाम आएंगे। सभी कार्यकर्ता के मन में उत्साह है, नेताओं के मन में उत्साह है। और भारत निर्वाचन आयोग की खैरागढ़ उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो मतदाता सूची उसका भी प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है और मतदाताओं की अंतिम संख्या भी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सोमवार से 4 दिनों तक बस्तर संभाग के सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिलों में भाजपा के जिला पदाधिकारियों से आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगी। डी पुरंदेश्वरी इससे पहले भी बस्तर के कांकेर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले का दौरा कर वहां की पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बैठक ले चुके हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों में कुल 12 विधानसभा सीट है, जहां पर वर्तमान में भाजपा का एक भी विधायक नहीं है, जबकि इससे पहले 2003, 8 और 13 के चुनाव में भाजपा विधायकों की संख्या आधे से ज्यादा थी। इसके कारण भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में 3 बार बनी। वहीं अब भाजपा ने बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में चुनाव से 1.5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बस्तर में कांग्रेस सरकार आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है, वो अधिकार से वंचित है। वहीं पुरंदेश्वरी के दौरे पर कांग्रेस का कहना है कि उनके दौरे में बीजेपी का कोई बड़ा नेता साथ नहीं दिखता। कारण यह है कि अगर बड़े नेता चले जाएंगे तो 15 साल का कुशासन वहां दिख जाएगा। भाजपा गुटों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की राज में एक समय बस्तर में 11 एमएलए दिए तो बस्तर की उपेक्षा किए, लेकिन बस्तर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले 2013 और 2008 में लगातार कांग्रेस के विधायक बनाए और इस समय कांग्रेस की सरकार भी है। 12 में 12 हमारे कांग्रेस के एमएलए हैं। तो बस्तर में पुरंदेश्वरी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। डी पुरंदेश्वरी जी का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर वो आ रही हैं। इस तरह की जो लगातार उनकी जो मेहनत है, लगातार जो बैठकें हैं, उससे नित्य प्रतिदिन पार्टी के अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास हो रहा है कि आने वाले वर्ष 2023 में एक बार फिर से इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का समापन हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 111 युवक युवतियों ने एक दूसरे का हाथ थामा। इस दौरान गौठान कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। वहीं सरगुजा के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि मैनपाट महोत्सव की पहचान अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मैनपाट महोत्सव सिर्फ एक महोत्सव ही नहीं बल्कि कलाकारों का महाकुंभ है। मैनपाट महोत्सव में देश और प्रदेश के कई नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। मैनपाट महोत्सव एक हमारे सरगुजा जिले का बहुत अच्छा आयोजन है और हमारे मुख्यमंत्री जी के और हमारे माननीय मंत्री अमरजीत भगत जी के इच्छानुरूप इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। विवाह का आयोजन किया गया है और बहुत सारे हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। 3 दिन का कार्यक्रम विस्तार से बना है। आज का आकर्षण तो समापन पे है, अनुज शर्मा जी का है और दिल्ली ये जो मुंबई के फिल्म कलाकार हैं उन लोगों का कार्यक्रम है। शिमला क्यों बोलते हैं इस जगह को, लेकिन जब मैंने यहाँ की खूबसूरत वादियाँ देखी, पहाड़ देखे, पूरा एरिया इतना सुंदर है, छत्तीसगढ़ इतना शानदार है कि वाकई में ये दूसरा शिमला मुझे भी लगा। यहाँ की जनता, यहाँ की ऑडियंस मुझे बहुत अच्छी लगी। रिस्पॉन्स सबका बहुत अच्छा रहा। मैनपाट महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम जारी है। देश के नामचीन कलाकारों के द्वारा छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा। इसी क्रम में शास्त्रीय संगीत की महफिल ने लोगों का मन मोहा। प्रदेश के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक प्रदीप चौबे की प्रस्तुति ने सबका दिल जीत लिया। महोत्सव में देश और प्रदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुति से लोगों को आनंदित कर रहे हैं।
और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से, करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। विज्ञापन में कमीशन दिलाने के नाम पर ठगी की, निजी न्यूज चैनल के विज्ञापन के नाम पर ठगी, कारोबारी से 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा की ठगी हुई है। आरोपी अनिल नायर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तेलीबांधा पुलिस ने कार्रवाई की है। तहसीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तहसीन, किस तरीके से ठगी को अंजाम दे रहा था ये? देखिए, आरोपी है अनिल नायर। ये पहले एक निजी चैनल में काम करता था और इसमें जो रोमांस की निवासी एक उधम सिंह गर्चा कारोबारी हैं रायपुर के, उनको विज्ञापन में कमीशन दिलाने के नाम पे उनसे करीब 1 करोड़ 3 लाख 13 हजार रुपए मतलब ऑनलाइन में भी लिए हैं, चेक से भी लिए हैं और कैश भी लिए हैं। तो लेकिन वो जो है कमीशन नहीं दिला पाया और पिछले 2 सालों से उनको घुमा रहा था, और जिसकी शिकायत जो है तेलीबांधा थाना पुलिस में की गई थी। और उसके बाद जो है पुलिस ने जब इसमें पड़ताल की तो उसमें 1 करोड़ 3 लाख 13 हजार की ठगी सामने आई और उसमें इसको जो अनिल नायर है इसको आज गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया है। निश्चित तौर पर एक निजी चैनल कंपनी में ये पहले काम करता था, मार्केटिंग का ही काम करता था। फिलहाल अभी पुलिस ने इसको जेल भेज दिया। जी तहसीन, आप बने रहे हमारे साथ में। रायपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपसी रंजिश में विवाद के चलते चाकूबाजी की घटना सामने आई है। डेकोरेशन का काम करने वाले हरीश को चाकू मारा है आरोपी बजरंग चौहान। चाकू मारकर फरार हुआ है। गोलबाजार थाना इलाके के फूल चौक का ये मामला है। तहसीन, एक के बाद एक घटनाएं चाकूबाजी की आती है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्या हो रही है? क्यों खौफ नहीं है आरोपियों में? निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो चाकूबाजियां हो रही हैं उसमें ये साफ जाहिर हो गया है कि जो खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों का वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो चाकू या कैंची या कोई धारदार हथियार लेके घूम रहे हैं। उसी के चलते एक और ये चाकूबाजी राजधानी रायपुर के फूल चौक में, जो अति व्यस्तम चौक माना जाता है, वहां पे ये 2 कारोबारी हैं, जिसमें जो डेकोरेशन का काम करने वाला हरीश गुरु बसानी है और आरोपी जो है बजरंग चौहान, ये भी फूल व्यवसायी है। इनके बीच में पुरानी रंजिश है और इसी बात को लेके जो है आज बजरंग चौहान आरोपी जो है इसने जो डेकोरेशन का काम करने वाला हरीश गुरु बसानी को जान में मारा है, चाकू मारा है। हालांकि यहाँ पे हम अपडेट कर दें कि पुलिस ने आरोपी बजरंग चौहान को अभी जो है उसके घर के आसपास से गिरफ्तार कर लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है। गोलबाजार थाना उसको लाया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो गुंडे बदमाश हैं और जो शहर के जो इस तरीके के जो तत्व हैं, वो चाकू या कैंची या नुकीली चीजें, धारदार चीजें लेके घूम रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात से साफ जाहिर है कि वो खौफ जो होना चाहिए वो खौफ इसमें यहाँ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसमें हालांकि पुलिस ने जो है आरोपी बजरंग चौहान को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया और अभी उसको पूछताछ की जा रही है गोलबाजार थाना में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन जानकारी के लिए। भाटापारा से एक और बड़ी खबर। शराब पीने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ है। ढाबा संचालक और साथियों ने जमकर मारपीट की है। विवाद के बाद इलाज के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई। मामले में 4 नाबालिग समेत 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कोमल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, जानकारी दें कोमल। जी बता दूं कि ये जो घटना है ये 7 मार्च की रात को हुई थी, 8 बजे लगभग की। इसमें ये था कि लोग गए थे खाने पीने के लिए, वहां गए थे, तभी ढाबा संचालक के द्वारा शराब नहीं पीने के लिए मना करने पर इन लोगों ने शराब जो ढाबा संचालक था उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद पहले तो मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ, लेकिन 3 दिन बाद उसमें से एक युवक जो गंभीर रूप से घायल हुआ था उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद 302 की धारा के साथ, यहाँ पर हत्या की धारा के साथ लगभग 10 लोगों पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें से 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसमें जो नाबालिग बालक थे, लगभग 4 बालक थे और 6 लोगों को जेल दाखिल भी कर चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा के बड़े सीपत गांव से लापता 2.5 साल के मासूम की लाश 5 दिन के बाद कुएं से मिली। बच्चे का शव 2 से 3 दिन पुराना है। वहीं जिस जगह पर बच्चे की लाश मिली उस जगह पर पहले भी उसकी तलाश की जा चुकी थी। ऐसे में पुलिस ने आशंका जताई कि हत्या करके बच्चे के शव को कुएं में फेंका गया। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि 8 मार्च को दोपहर 2 बजे अक्षय साहू का 2.5 साल का बेटा आयुष घर के सामने से अचानक लापता हो गया। बच्चे की 6 साल की चचेरी बहन ने बताया कि बाइक में 2 लोग आए थे और आयुष को उठाकर ले गए, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। 8 तारीख को दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच में एक 2.5 साल का बालक गुम हो गया था।
लगातार पुलिस द्वारा घर के बगल में ही कुएं और नहर है, उसमें लगातार खोजबीन की जा रही थी। आज वहाँ पे बच्चे की डेड बॉडी मिली है, डिकम्पोस्ट हालत में है, संभवतः 2 से 3 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है। तो इधर रायपुर कटोरा तालाब इलाके से गायब 3 साल के मासूम सुभाष का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस किसी ठोस परिणाम पर नहीं पहुंच पाई। बच्चे की तलाश करने के लिए पुलिस ने घटनास्थल से लेकर आरंग तक 80 से ज्यादा कैमरों की जांच कर चुकी है। इन कैमरों की जांच में बाइक सवार दिख रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी का नंबर या फिर चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। पुलिस ने शक के आधार पर सुभाष के पिता बजरंग सोनवानी के परिचितों से पूछताछ की, लेकिन संदेही घटना के दिन रायपुर में न होने की बात कह रहे हैं। मासूम की तलाश में सिविल लाइन, थाना पुलिस समेत एंटी क्राइम एंड साइबर सेल की 6 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस पारिवारिक रंजिश के साथ ही मानव तस्करी गिरोह के एंगल से भी जांच कर रही है। बीते वर्ष केशकाल के बड़े राजपुर ब्लॉक के ग्राम मारंगपुरी में कर्ज से परेशान किसान धनीराम मरकाम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को सहयोग राशि दिलवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक परिवार को न मुआवजा मिला, न ही उसका कोई कर्ज माफ हुआ। पटवारियों की लापरवाही से गिरदावरी की रिपोर्ट में त्रुटि होने से किसान ने फांसी लगा ली थी। उस पर 62,000 रुपए का बैंक का कर्ज था। मामले में बीजेपी नेता सोमवार को पीड़ित परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवार का कर्ज माफ कराने, मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग करेंगे। बीजेपी नेताओं ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्जा हटीस की नहीं हटी से? नहीं हटी से। तो मुआवजा वगैरह नहीं मिली से? नहीं मिली से। काय कहते बेटी मन की शादी भी करहूँ कतरी है, तो कर्जा नहीं पटा, नहीं छूट नहीं होए, तो मैं कहाँ ले कर्जा ले पटा। अब पटा बोलते थे, मैं खेत ला भेज के गले पटा हूँ बोलता। और मांग भी रखते हैं। हम लगातार पिछले समय भी कई दिनों से इस बात को कह रहे थे कि इस परिवार की एक बेटी को नौकरी दिया जाए, उनको मुआवजा प्रदान किया जाए और बैंक में जो कर्ज है उसे पूरी तरह से माफ किया जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सड़क में लगातार उतरती रहेगी। पीड़ित परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान की ओर से 20,000 की सहायता राशि दी गई थी। उसके पश्चात अभी प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुई है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।